हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के पार्ट 5 को। और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के टॉपिकों को। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी समझेंगे, तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से ले लेते हैं एक जो है गैसीय विलग परमाणु। जैसे कि आपने इसके पहले वाले पार्ट में जब हम लोग आयनन ऊर्जा पढ़ रहे थे तो लिया था, सेम वैसे ही एक परमाणु हम लोग ले लेते हैं। ये परमाणु बिल्कुल क्या है, विलग है, और इसके साथ साथ ये किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में हो, विलग का मतलब है किसी से जुड़ा ना हो, और जब किसी से जुड़ा नहीं रहेगा तो किस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में, गैस की अवस्था में रहेगा। ऐसे समय में जब आप इसमें क्या करते हैं, इसकी अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं। कोई ऐसा परमाणु हो जो विलग हो, गैसीय हो, किसी तत्व का परमाणु हो, ऐसे समय में जब उसके परमाणु में आप अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इस समय क्या होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जब इसकी अंतिम कक्षा में डाला जाता है तो यहाँ से निकलती है कुछ ऊर्जा, यहां से निकलती है कुछ ऊर्जा, और यहां से जो ये ऊर्जा निकलती है इसी ऊर्जा को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये आप समझ जाएंगे। अगर इसको एक एक्यूरेट परिभाषा देनी है तो सिंपल हम लोग दे सकते हैं कि किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है वही कहलाती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सिंपल सा आपने ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। अब मेन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कुछ खास नहीं है, आप जानिए इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए एंथैल्पी के बारे में हमने इसके बाद पहले वाले पार्ट में आपको समझाया था। जब वहां पर हम आपको आयनन एंथैल्पी पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने एंथैल्पी को समझाया था। अगर आपने इसके पहले वाला यानी पार्ट 4 नहीं देखा इस चैप्टर का तो आप उसको देख के एंथैल्पी को समझ लीजिए, तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि का यही मतलब होता है। और जब देंगे तो क्या होगा, ये जो आपका परमाणु है इसके एंथैल्पी मतलब कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा में क्या होगी, कुछ परिवर्तन होगा। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो इसके एंथैल्पी में टोटल परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। हमने बताया था कि कोई हम प्रक्रम करा रहे हैं और उस प्रक्रम को कराने में अगर एंथैल्पी यानी कुल ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वो जो परिवर्तन है ऊर्जा में उसी को हम लोग कहते हैं उस परिवर्तन की एंथैल्पी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन देने पर अगर एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन कहलाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। यानी इसको हम लोग एक एक्यूरेट परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे, तो इस तरह कहेंगे कि किसी तत्व के एक गैसीय उदासीन विलग परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब देखिए ये चीजें आपने जान लिया। अब यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज ये जानना है कि सबसे पहले देख लीजिए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम लोग प्रदर्शित जनरली करते हैं ई से, या इसको प्रदर्शित करते हैं ई ए से, ऐसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। वही अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो इसको हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एस से। डेल्टा एस से एंथैल्पी को प्रदर्शित करते हैं। किसी प्रक्रम में अगर एंथैल्पी हो रही है तो इससे प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो है आपका जो है कि एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ है या उसकी एंथैल्पी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लगाते हैं डेल्टा ई जी एच, ठीक है। और इसको बड़ा लिख देते हैं, ये डेल्टा ई जी एच। इससे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को। पर आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में तो आपको या तो इलेक्ट्रॉन बंधुता लेकर चलना होगा या तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी।
अगर आप दोनों को साथ पढ़ने चाहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम इसमें से एक ही लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसको हम पढ़ाएंगे तो आप उसी के आधार पर समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में कैसे कैसे क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कोई परिवर्तन खास नहीं होगा, दोनों के मान सेम होने वाला है, क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है उतना परिवर्तन भी होने वाला है। लेकिन इनके चिन्हों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। चिन्हों में क्या परिवर्तन होता है, आप जानते हैं कि ये कोई कुछ भी है, ठीक है, कोई सिस्टम है, कोई तंत्र है, अगर यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही, ऊर्जा कहाँ निकल रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो आपने जाना होगा कि जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो ऐसे समय जो एंथैल्पी में परिवर्तन होती है वो किसमें होती है, माइनस में होती है। और वही अगर इसको आप ऊर्जा दे रहे हैं, इसको आप ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऐसे समय में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होती है वो किसमें होती है, प्लस में होती है। बस ये आपको याद रखना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ उल्टा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता में अगर परमाणु जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, तो ऐसे समय में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वो प्लस में होगी। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और साथ में ऊर्जा भी देना पड़ रहा है, तो ऐसे समय जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो होगी माइनस में। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा, ये देखिए, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहने का ये मतलब है कि जो डेल्टा Eg है, ठीक है, EgH है, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन बंधुता के। लेकिन इनके चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस में होगा। ठीक है, क्यों होगा ये आप जानते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है उसका चिन्ह इसी तरह डिसाइड होता है, और जहां ऊर्जा डायरेक्ट निकलती है उसका चिन्ह दूसरे तरह से डिसाइड होता है। तो बस आपको याद रखना है कि ये दोनों बराबर होंगे, इनके चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। मात्रक देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होता है। इसमें प्रदर्शित करते हैं, या इसको प्रदर्शित करते हैं किलो जूल प्रति मोल में, इलेक्ट्रॉन बंधुता को। वही अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किलो जूल प्रति मोल में, किलो जूल प्रति मोल में, या किलो जूल मोल इनवर्स में प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक भी बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है। तो बहुत से सिंपल है। अगर कहीं पर क्या हुआ कि अगर कहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कहीं पर हम लोग इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कहीं पर कोई एक एटम है उसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, जो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है जो है प्रथम, वो कहलाता है प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन देने पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा उसे कहेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, या पहला इलेक्ट्रॉन देने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो दोनों आप समझ सकते हैं, तो वही चीज है। वही अगर इसको हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऐसे समय में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो कहलाता है द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। वही इसको हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऐसे समय में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो कहलाता है तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन देने पर एंथैल्पी में परिवर्तन प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगा, दूसरा में द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि, और तीसरा में तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि। वही सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन बंधुता के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने जान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तीन पर ऐसे चौथा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऐसे समय में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो कहलाएगा चतुर्थ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब ये तो सिंपल आपने जान लिया, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज ये जानिएगा कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है ये डेल्टा EgH1, ये प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। अभी हम आपको बताएंगे कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा, और ये आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होता है
वो हमेशा होता है जो है कि प्लस में, और तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होता है वो भी हमेशा होता है प्लस में, ठीक है। और चतुर्थ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होगा वो भी हमेशा होगा प्लस में। यानी कहने का मतलब है कि केवल प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऐसी एंथैल्पी है जो कि प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, उसका मान प्लस भी हो सकता है माइनस में। इसके बाद द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी आने वाली है सब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसमें होगी? प्लस में। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक बार ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए हम लोग इसको बहुत विस्तार से जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर इसको हम आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये ऐसे होता है। देखिए कब एंथैल्पी प्लस और माइनस में होता है ये देख लीजिए। अगर हमने क्या किया कि एक परमाणु ले लिया और उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कि दे दिया, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और प्लस यहाँ से कुछ निकल गई क्या? ऊर्जा। कुछ ऊर्जा बाहर निकल गई। अब देखिए सिंपल सी बात, जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो एंथैल्पी परिवर्तन किसमें होगा? माइनस में। तो ऐसे समय में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, जो डेल्टा EgH होगा, वो किसमें होगा? माइनस में। ये याद रखना, ऊर्जा बाहर निकली, ये देखिए बाहर निकल रही है तो ये माइनस में होगा। और वही अगर हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं और प्लस इसको ऊर्जा भी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हम उसको दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ ऊर्जा भी दे रहे हैं। यानी इसका क्या कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन हम लोग जबरदस्ती इसमें दे रहे हैं ऊर्जा के द्वारा। जब ऊर्जा कब देंगे? ये इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो इसको जबरदस्ती डालना पड़ेगा। जबरदस्ती डालने का मतलब उसको क्या लगाएंगे? ऊर्जा लगाएंगे, ऊर्जा देंगे तब डालेंगे। तो ऐसे समय में ये जब आपका बनाता है तो आपने इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऊर्जा के द्वारा अंदर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा दोनों दिया। तो ऐसे समय में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा ये किसमें होगा? प्लस में। एकदम इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये प्रथम जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है उसके साथ ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ऊर्जा निकल भी सकता है, ऊर्जा देना भी पड़ सकता है। लेकिन द्वितीय और तृतीय वाले में ये फिक्स है कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आएगी उसमें फिक्स है कि उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो उसमें आपको ऊर्जा देना ही पड़ेगा, यानी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना होगा, इलेक्ट्रॉन वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपको निकालना है तो उसके लिए आपको किसको इलेक्ट्रॉन देना होगा? A- को इलेक्ट्रॉन देना होगा। तृतीय अगर निकालना है तो किसको देना पड़ेगा? A2- को देना होगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका बना लेगा A2-, और फिर अगर तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लेना है तो आपको इसको देना होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि और तीसरा ले लिया तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि। तो सोचिए यहाँ पर बस एकदम सिंपल सोचिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये जो परमाणु हो गया ये आयन में बदल गया। कैसे आयन में हो गया? ऋणावेश। अब देखिए ये ऋणावेशित आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। तो अब आप सिंपल सोचिए कि इस पर भी ऋणावेश है और इस पर भी ऋणावेश है, तो क्या ये ऋणावेश वाला ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? बिल्कुल नहीं खींचेगा। इतना तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि कभी भी माइनस वाला जो होता है वो माइनस को लेना नहीं चाहता या अपने पास आने नहीं देना चाहता है। तो सिंपल ये भी अब माइनस हो गया, तो अब इस माइनस को अपने पास नहीं आने देगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। और जब नहीं लेगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको इसमें डालना है तो इसको जबरदस्ती ऊर्जा लगा के डालना होगा। और ऐसे समय जब आप उसको ऊर्जा देंगे और इलेक्ट्रॉन भी देंगे तो ऐसे समय जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, आपको पता है कि ऊर्जा देंगे तो एंथैल्पी में परिवर्तन किसमें होगा? प्लस में। वही देखिए अगर दूसरा वाला यहाँ ये एक और तीसरी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहाँ तो और माइनस हो गया, अब तो ये और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसको डालने के लिए और अधिक आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अधिक ऊर्जा देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसे समय जो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो जाएगी वो और ज्यादा प्लस हो जाएगी, ठीक है। जितना ज्यादा ऊर्जा देंगे उतना प्लस होने वाली है। तो इस प्रकार आपने पूरा देख लिया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का, और आपने इसको समझ लिया होगा। अब चलिए इसमें देखते हैं कि आवर्त और वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होता है, क्योंकि वो आपके लिए है बड़ा ही महत्वपूर्ण। तो आइए उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन को हम लोग आवर्तिता भी कहते हैं, और इसका यही मतलब है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, यही आपको यहाँ पर जानना है। देखिए अगर इन टॉपिकों को आपको अच्छे से समझना है कि ये किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो उसके लिए आपको एक अलग टॉपिक पढ़ना होगा जिसके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं।
वो है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यही जो कारक होंगे यही निर्धारित करेंगे कि इनका क्रमिक परिवर्तन किस प्रकार होगा। देखिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मुख्य कारक हम लिख दे रहे हैं। पहला जो है वो है परमाणु त्रिज्या, दूसरा जो कारक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और तीसरा जो है वो है नाभिक में धनावेश या नाभिक में प्रोटॉन। ठीक है, ये 2-3 कारक है, बाकी बहुत सारे कारक हैं लेकिन उनका यूज नहीं है, मेन जो यूज है इन्हीं का है। तो ये देखिए ये जो है कि ये सारे कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पहले यहां जान लीजिए, देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के पहले मान को जान लीजिए। देखिए ये एक परमाणु है, ये समझिएगा ध्यान से, ये कोई परमाणु है। तो ये जानिए कि जब परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये जितनी आसानी से इसको ले लेगा, जितनी आसानी से ले लेगा, उतना ही ज्यादा ऊर्जा यहां से कहां निकलने वाला है, बाहर निकलने वाला है। जितनी आसानी से लेगा उतनी ऊर्जा निकलेगी बाहर। और ये जितनी कठिनाई से लेगा, जितनी कठिनाई से लेगा या नहीं लेगा, तो ऐसे समय में जो है कि ऊर्जा कम निकलेगी, या अगर ये नहीं लेगा तो आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना होगा, तो उल्टा इसको ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो सिंपल एक बात आपको कंफर्म है कि आसानी से ले लिया तो ऊर्जा निकलेगा बाहर, ऐसे समय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, माइनस, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी माइनस में होगी। और अगर ये आसानी से नहीं ले रहा है तो जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऊर्जा दे के देना पड़ेगा, और जब इसको ऊर्जा दे के इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऐसे समय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसी होगी, प्लस। बस इतना जानते ही अब आपके लिए ये कारकों को भी समझना बड़ा आसान हो गया। पहला देखिए परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी परमाणु त्रिज्या जो है, अगर परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, परमाणु त्रिज्या छोटी होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो ज्यादा ऋणात्मक होती है। वो जितना छोटा उतना ज्यादा हो जाएगा ऋणात्मक। अब ये क्यों ज्यादा ऋणात्मक होता है वो आप इस तरह समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए अगर ये परमाणु त्रिज्या छोटी है, ये छोटी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन डालना है यहीं पर, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ डालेंगे तो उसको खींचेगा कौन, यहाँ बीच वाला नाभिक। तो अगर ये यहाँ पास में आपको इलेक्ट्रॉन यहीं पर डालना है तो ये नाभिक का यहाँ पर आवेश बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पास में वो ज्यादा आकर्षण बल से उसको खींचेगा और आसानी से खींच लेगा। आसानी से खींचेगा तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो जाएगी ज्यादा ऋणात्मक। लेकिन सोचिए कि अगर परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो ऐसे समय में अगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो ये नाभिक का आकर्षण बल यहाँ इतना कम है कि यहाँ आने वाले इलेक्ट्रॉन को सही से खींच नहीं पाएगा। और जब वो आसानी से नहीं खींचेगा तेजी से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तेजी से ये नहीं खींचेगा, तो ये कम शक्ति से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, कम, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम शक्ति से खींचा जाएगा या कम शक्ति से जुड़ेगा। तो ऐसे समय में यहाँ पर निकलने वाला ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो आपने समझ लिया कि परमाणु त्रिज्या छोटी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ज्यादा शक्ति से, परमाणु त्रिज्या बड़ी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम शक्ति से आएगा, इस कारण यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी ज्यादा, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक और यहाँ की क्या होगी, कम ऋणात्मक। ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो बहुत स्थायी हो जाते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है कि वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं, और जितने भी स्थायी परमाणु होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना या देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नहीं लेंगे, तो उनको जबरदस्ती देना पड़ेगा, और ऐसे समय में उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसमें हो जाएगी, प्लस में। जैसे एग्जाम्पल में आप अक्रिय गैसों को ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया आर्गन को या हमने नियान को ले लिया। नियान में देखेंगे सभी जो उपकोष है पूर्ण रूप से क्या है, भरे हैं, और ये बिल्कुल स्थायी विन्यास है, बहुत ही ज्यादा स्थायी है। तो ऐसे समय में अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन आपको देना होगा ऊर्जा देकर। तो ऐसे समय जब आप ऊर्जा देकर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी।
तो ये चीजें आप समझ रहे हैं। अब हम लोग इसको क्रमिक परिवर्तन के रूप में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो समझाए हैं ये बहुत अच्छे से यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन जानते ही हैं, जितना ज्यादा होगा उतनी शक्ति से खींचेगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक। ठीक है, वर्ग में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं कि किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ग 1 ले लेते हैं। वर्ग 1 में आप जानते हैं कि होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। फ्रांसियम को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो देखिए वर्ग में जब हम इधर से इधर चलते हैं यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या जितनी बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे नाभिक से दूर होती जाएगी अंतिम कोश, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो अधिक शक्ति से नहीं खींचा जाएगा, फलस्वरूप वहां पर कम ऊर्जा निकलेगा, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो हो जाएगा कम ऋणात्मक हो जाएगा। और जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो वहां इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से आएगा, अधिक ऊर्जा निकलेगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वो होगी ज्यादा ऋणात्मक। तो इसमें यही भी होगा कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ जो लिथियम है इसकी सबसे अधिक ऋणात्मक होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो सबसे अधिक ऊर्जा निकलेगी। और इसके बाद उससे कम यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन उससे कम ऋणात्मक होगी, इसकी उससे कम ऋणात्मक, इसकी उससे कम, और सबसे कम ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी वो होगी सीजियम की, यानी सबसे कम ऊर्जा यही से निकलने वाली है। अच्छा, आपसे यही केस इलेक्ट्रॉन बंधुता केस में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता केस में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऐसे बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उससे कम, इससे कम, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्रम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम, ये फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर हो जाएगा सीसियम। ये होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम। लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के केस में हम ऐसा कोई क्रम नहीं डिसाइड कर पाते क्योंकि यहाँ पर हमको ऋणात्मक धनात्मक देखना है। तो बस हम यही बोल सकते हैं कि इसका ज्यादा ऋणात्मक होगा, उससे कम, इसका सबसे कम ऋणात्मक होने वाला है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, यहाँ कुछ जगह अपवाद भी होते हैं। जैसे अपवाद कहाँ होते हैं वही तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे वर्ग 17 में क्लोरीन होता है और उसके नीचे क्लोरीन होता है, तो नियमानुसार इसका होना चाहिए अधिक ऋणात्मक क्योंकि ऊपर है, त्रिज्या छोटी है, और इसका होना चाहिए कम ऋणात्मक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि जो होती है वो कम ऋणात्मक होती है, किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उससे ज्यादा ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका सिंपल सा कारण देख लीजिए, बहुत ही आसान सा कारण है कि फ्लोरीन जो होता है उसकी त्रिज्या अत्यंत छोटी होती है, 2 ही कोष होते हैं और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बहुत पास होते हैं। जब इतने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस कारण जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, वो पास वाले इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो होता है उस पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करते हैं, तो चारों ओर से इतने इलेक्ट्रॉन घेरे रहते हैं कि बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस करता है। या आप कह सकते हैं कि ये इतना ज्यादा घिरा होता है आवेश कि इसका आवेश अंतिम कक्षा पर जो है उतना मजबूती से पहुंच नहीं पाता है, या ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है प्रतिकर्षण इस पर अधिक डालते हैं, जिस कारण इसको जितना शक्ति से आना चाहिए उतना शक्ति से नाभिक द्वारा खींचा नहीं जाता है। और जब कम शक्ति से खींचा जाता है तो ऊर्जा भी निकलती है कम, और इस कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम, और क्लोरीन की हो जाती है ज्यादा क्योंकि उसकी त्रिज्या थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। तो आपको याद रखना है, यही सेम कंडीशन इसमें भी है कि ऑक्सीजन जो होता है इसका ज्यादा ऋणात्मक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लेकिन इसका कम ऋणात्मक होता है किससे, सल्फर से। सल्फर का ज्यादा ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और ऑक्सीजन का कम होता है। यही नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी यही सेम चीज होता है। तो ये कुछ अपवाद है और उसका रीजन हमने यहाँ पर बता दिया। अब चलते हैं आवर्त में क्रमिक परिवर्तन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए आवर्त में जब हम चलते हैं, कोई भी आवर्त ले लेते हैं, मान लीजिए आवर्त हम लोग लेते हैं 2, तो आवर्त 2 में देखिए क्या होगा कि आप जानते हैं कि इधर होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, और नियान भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। आप इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 में, इधर से इधर जाने में परमाणु त्रिज्या घटती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इधर से इधर जाने में परमाणु त्रिज्या घट रही है तो जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो अधिक ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी इसका सबसे कम ऋणात्मक, इसका ज्यादा, ऐसे होते होते, और इसका होना चाहिए सबसे ज्यादा ऋणात्मक, इस क्रम में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं अपवाद।
नियमानुसार ये ऋणात्मक होने की ओर से बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अपवाद पाए जाते हैं। क्या क्या अपवाद पाए जाते हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक न होकर धनात्मक हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला अपवाद क्या है कि नाइट्रोजन की भी ऋणात्मक न होकर धनात्मक हो जाती है, नियान की भी ऋणात्मक न होकर धनात्मक हो जाती है। धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी यहाँ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन डालने पर निकलेगी नहीं, उल्टा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये धनात्मक हो जाता है। इसके बाद एक और अपवाद मिलता है कि लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो बेरिलियम से ज्यादा ऋणात्मक हो जाती है, यानी इसका जो है वो कम ऋणात्मक और इसका क्या हो जाता है ज्यादा ऋणात्मक, जबकि उल्टा ऐसे होना चाहिए। ये बहुत सारे अपवाद जो है मिलते हैं, बहुत सारे अपवाद मिल जाते हैं। तो नियमानुसार अगर इसका क्रम हम लोग सेट करें तो देखिए क्रम कुछ इस प्रकार सेट होगा। यहाँ अगर हम लोग देखें अगर हम बढ़ते हुए ऋणात्मक क्रम में फिक्स करें तो यहाँ सबसे अधिक जो धनात्मक होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो नियान की होती है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बेरिलियम की होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, मतलब इससे कम धनात्मक। फिर तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन की होती है, इससे कम धनात्मक, हम लोग ऋणात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो होती है वो बोरान की होती है जो ऋणात्मक होती है। उससे ज्यादा ऋणात्मक जो होती है वो लिथियम की होती है, समझिएगा अच्छे से। उससे ज्यादा ऋणात्मक जो होती है वो होती है कार्बन की। उससे ज्यादा ऋणात्मक जो होती है ऑक्सीजन की, और सबसे ज्यादा जो ऋणात्मक होती है वो होती है फ्लोरीन की। तो इस प्रकार क्रम ये बनता है कि सबसे इसकी धनात्मक, उससे कम धनात्मक, उसमें कम धनात्मक, ऋणात्मक, उससे ज्यादा ऋणात्मक, ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता है। तो यहाँ देखिए 3-4 जगह अपवाद मिले, यहाँ पर अपवाद मिला, यहाँ पर अपवाद मिला, यहाँ पर अपवाद मिला और यहाँ पर अपवाद मिला। तो समझ लेते हैं अपवाद को और ये सारी चीजें हो जाएंगी समाप्त। तो यहाँ देखिए अपवाद को समझाना बड़ा ही सिंपल है। देखिए इन्हीं के आधार पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं नियान, ठीक है, नियान, बेरिलियम और नाइट्रोजन के बारे में। तो इनका जो अपवाद कारण है वो है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हैं कि नियान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है। देखिए सभी उपकोष पूर्ण रूप से क्या है भरे हुए हैं। अब जब इसमें सभी उपकोष जो है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है अब ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, कभी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये सभी उपकोष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और भरा हुआ उपकोष इतना ज्यादा स्थायी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें ये सब जिसमें सब उपकोष भर जाते हैं वो परमाणु इतना ज्यादा स्थायी हो जाता है कि वो अब और अधिक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा तो आप इसको इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, जबरदस्ती ऊर्जा देकर। और जब इसको ऊर्जा देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। सेम केस बेरिलियम में भी है। बेरिलियम में देखिए होता है 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सभी उपकोष पूर्ण रूप से क्या है भरे हैं, तो इसको भी ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इसको जबरदस्ती देना पड़ेगा। जबरदस्ती इसको ऊर्जा देके देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि धनात्मक हो जाएगी। नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p क्या होता है 3, ठीक है। ये देखिए दोनों भरे हैं और लास्ट वाला केस देखिए ये जो आपका 2p है, इसमें देखिए 3 है। 3 का मतलब इसमें सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि इस अवस्था को हम लोग कहते हैं अर्धपूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक, जो अर्धपूर्ण भरित उपकोष। और आप जानते हैं कि अर्धपूर्ण भरित अवस्था में जब कोई भी आपका उपकोष रहता है, यानी जब किसी उपकोष के हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हो जाता है स्थायी। और ये भी हो गया स्थायी, तो ऐसे समय ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अस्थायी संरचना बनाएगा। तो ऐसे समय जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है तो आप जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऊर्जा देते हैं, और जब इसको ऊर्जा देंगे तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो ये भी होता है। अगला ये कारण है, ये तो हो गया तीनों सॉल्व। अब ये है कि क्यों बोरान से ज्यादा क्यों लिथियम का होता है, तो उसका भी कारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए लिथियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है और 2s क्या होता है 1 होता है। अब अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये 1s2 और क्या बना लेगा 2s2, होगा कि नहीं। और ऐसे समय में देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों उपकोष पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, भरे होंगे। तो सोचिए ये कंडीशन बिल्कुल कैसे हो जाएगी, स्थायी वाली कंडीशन हो जाएगी। यानी जैसे ही लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, तो लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये बहुत मजबूती से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ताकि हम स्थायी बन जाए, ताकि लिथियम स्थायी बन जाए। और जब ये मजबूती से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ऊर्जा जो निकलेगी वो बहुत ही क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। तो इसी कारण लिथियम से निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो होता है वो ज्यादा ऋणात्मक होता है। वो किससे होता है, बोरान से।
ठीक है, वो बोरान से होता है ज्यादा ऋणात्मक, और बोरान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, तो उसका नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना ही होता है। तो इस तरह ये आपने सभी अपवादों को देख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पूरे आवर्त सारणी में जितने तत्व ज्ञात है उसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसका होता है, सबसे अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसका होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ऋणात्मक होता है। या अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो इस प्रकार आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। चलिए आगे के भी पॉइंट देख लेते हैं जल्दी। अगला पॉइंट जो है वो है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता को देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं अगला आवर्ती गुण जो है विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, तो किसी सहसंयोजी बॉन्ड में किसी एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने या खींचने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। यानी क्या कहने का मतलब है कि जैसे एक सहसंयोजी बॉन्ड हमने बना दिया, मान लीजिए ए और बी के बीच में हमने सहसंयोजी बॉन्ड बना दिया, और आप जानते हैं सहसंयोजी बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग ये दोनों लोग करते हैं, तो ये बॉन्ड कहलाता है सहसंयोजी। अब देखिए ये सहसंयोजी बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो कहाँ होता है, इन दोनों के मध्य में कहीं पर होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बी भी इसको खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि उसका प्रयोग वो भी कर रहा है, और ये भी अपनी ओर इसको खींचेगा। तो इन दोनों की ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है इसको जो खींचने की क्षमता होगी, उस क्षमता को ही हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। एकदम सिंपली उस क्षमता को ही कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि विद्युत ऋणात्मकता एक प्रकार की क्षमता है, तो इसको मापा नहीं जा सकता। यानी आप जैसे अभी तक इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा को माप रहे थे मात्रक द्वारा, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, केवल इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको अनुमान लगाने के विभिन्न प्रकार के पैमाने बनाए गए, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि पॉलिंग पैमाना और ऐसे तमाम पैमाने होते हैं। तो जो पॉलिंग पैमाना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या वो ज्यादा मान्य है, तो हम लोग ऐसे ही पैमाने तमाम वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। उसी पैमाने के अनुसार हम लोग इसको क्षमताओं को देखते हैं। पैमाने में जिसका मान अधिक उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और जिसका मान कम होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो पैमाना आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो ये ही होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो सिंपली जान गए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसको जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वही सब पुराने वाले कारक होते हैं, लेकिन जिस कारक पर हमको इसको एक्सप्लेन करना है वो मुख्य कारक होगा परमाणु त्रिज्या, वो होगा परमाणु त्रिज्या। इसके लिए सबसे मुख्य कारक है परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या कैसे है मुख्य कारक, तो सिंपल देखिए, आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक परमाणु ये लिया, ये हमने ले लिया एक परमाणु, और हमने क्या किया कि इसके साथ बना दिया एक दूसरे परमाणु का सहसंयोजी बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि सहसंयोजी बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजी बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद सोचिए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ज्यादा शक्ति से खींचेगा। देखिए कौन ज्यादा शक्ति से खींचेगा, तो एकदम सिंपली आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इन इलेक्ट्रॉनों को खींचने का कार्य ये क्षेत्र नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, नाभिक करता है। यही नाभिक इनको खींचेगा। अब देखिए यहाँ नाभिक की दूरी देख लीजिए और यहाँ नाभिक की दूरी देख लीजिए, और हमको बताइए कि कौन ज्यादा आपको तेजी से इस इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो आप एकदम आसानी से बताएंगे कि ये वाला नाभिक जो है इसके बहुत नजदीक है, तो ये इसको बहुत ही तेजी से खींचेगा, और ये वाला जो नाभिक है ये बहुत दूर है, तो इसको उतना तेजी से नहीं खींचेगा, या इसको बहुत ही कम तेजी से खींचने वाला है। तो ये देख सकते हैं कि ये परमाणु त्रिज्या पर बहुत अधिक ये क्या करता है, ये परमाणु त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। अगर परमाणु त्रिज्या अधिक तो विद्युत ऋणात्मकता उसकी क्या होगी, कम। अगर परमाणु त्रिज्या जो है वो कम है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। उसके साथ साथ इस नाभिक में आवेश भी काफी मायने रखता है। तो ये चीजें आपने देख लिया। मेनली ये निर्भर करता है परमाणु त्रिज्या पर। परमाणु त्रिज्या बड़ी तो विद्युत ऋणात्मकता होगी कम, परमाणु त्रिज्या छोटी तो विद्युत ऋणात्मकता होगी ज्यादा।
इतना जान लिए तो अब सब कुछ आपके लिए आसान हो गया। अब हम इसका देखते हैं वर्ग या आवर्त में क्रमिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ग में क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन तो बड़ी खास बात है कि इसमें कोई अपवाद नहीं है, आप इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो सिंपल अगर हम वर्ग में क्रमिक परिवर्तन देखेंगे तो किसी भी वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। तो किसी भी वर्ग में अगर हम जाएंगे तो लिथियम हो गया, वर्ग फर्स्ट में जा रहे हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इसमें इसकी त्रिज्या सबसे छोटी थी, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, फिर इससे कम और सबसे कम होगी सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता। क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। ये होगा विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। घटता क्रम वही अगर हम आवर्त में जाएंगे, देखिए इसमें कुछ समझाने वाला था ही नहीं। आवर्त में जाएंगे तो आवर्त में आप जानते हैं कि कोई भी आवर्त ले लेते हैं, जैसे वो आवर्त 2 ही ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, उसको छोड़ देते हैं जो है कि नियान को, क्योंकि वो तो सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो नियान को लेने से कोई फायदा नहीं है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ चलती है, घटती है। अगर परमाणु त्रिज्या घटती है तो जाहिर सी बात है विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। ये देखिए ये हो गया विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो ये हो गया बढ़ता क्रम। क्यों भाई, क्यों इधर से इधर बढ़ेगी, इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, कोई अपवाद नहीं है, एकदम नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है, समझना इसको बड़ा ही आसान है। अब ये आपने यहाँ समझ लिया। अब एक इसके बारे में फैक्ट जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो होती है फ्लोरीन की, सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की। तो इस प्रकार आपने विद्युत ऋणात्मकता को भी कर दिया समाप्त। चलिए कुछ अन्य आवर्ती गुण देख लेते हैं, कुछ अन्य आवर्ती गुण भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य आवर्ती गुण में हम लोग देख लेते हैं धात्विक तथा अधात्विक गुण। अगला आवर्ती गुण देख लेते हैं धात्विक अधात्विक लक्षण। अब देखिए धात्विक और अधात्विक लक्षण क्या होते हैं, यानी किसमें धातु के गुण होंगे, किसमें अधातु के गुण ज्यादा होंगे। तो आप पहले ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाने की क्षमता जो होती है वो धातुओं की होती है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा उसमें धात्विक गुण उतना ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जितना आसानी से ऋणायन बनाएगा उसमें अधात्विक गुण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये तो सिंपल आप जानते हैं। अब देख लेते हैं इसके कि वर्ग या आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक लक्षण होता है वो बढ़ता है और अधात्विक लक्षण घटता है। क्यों धात्विक लक्षण बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है, जिससे वो उसको त्यागने में आसानी होती है या आसानी से वो निकल के धनायन बना लेता है। ठीक है, जितना दूर देखिए नाभिक से अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना आसानी से वो बाहर निकलेगा, और जितना आसानी से निकलेगा बाहर उतनी आसानी से ये धनायन बन जाएगा, यानी धातु बन जाएगा। धात्विक गुण में ही ज्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर धात्विक गुण में देखिए तो लिथियम से ज्यादा धात्विक गुण होता है सोडियम में, इससे ज्यादा होता है पोटेशियम में, इससे ज्यादा होता है रुबिडियम में, और इससे ज्यादा होता है सीजियम में। ये किसका है, ये है धात्विक गुण का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम वही अगर हम लोग आवर्त में देखें तो आवर्त में अगर हम देखेंगे तो आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और परमाणु त्रिज्या घटती है तो इस कारण उसमें धात्विक गुण भी घटता है और अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी, तो जब छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, बल्कि लेने में उसको सरलता होगी, क्योंकि नाभिक पास रहेगा तो खींच लेगा। तो ऐसे समय में इधर से इधर जाने पर जो धात्विक गुण होता है वो क्या होता है, घटता है। यानी कहने का मतलब है कि लिथियम से कम धात्विक गुण होगा किसका, सोडियम का, उससे कम धात्विक, लिथियम से कम धात्विक गुण होगा बेरिलियम का, उससे कम होगा बोरान का, उससे कम होगा कार्बन का, उससे कम होगा नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का होगा, और सबसे कम धात्विक गुण किसमें होंगे, फ्लोरीन की। वही अधात्विक के गुण बात करेंगे तो अधात्विक गुण का बढ़ता क्रम होगा, सबसे कम अधात्विक गुण इसमें होंगे और सबसे अधिक इसमें।
सेम अगर वर्ग 2 में भी लें तो वही चीज होगा कि हम लोग लिथियम के बाद अगर सोडियम लेंगे तो इसमें धात्विक गुण ज्यादा होंगे, इससे कम होंगे मैग्नीशियम में, इससे कम होंगे एल्युमिनियम में, और इससे कम होंगे सिलिकॉन में, इससे कम होंगे फास्फोरस में। सल्फर में धात्विक गुण और कम होगा और क्लोरीन में सबसे कम होगा, और धात्विक गुण यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल, आप देख भी सकते हैं। देखिए सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, ये क्या है, ये उप धातु है। और इसके बाद ये और धातु है, ये और धातु, ये और प्रबल और धातु है। तो देखिए धातु से किसमें बदल गया, अधातु में। तो धात्विक गुण घटा यहाँ पर और अधात्विक गुण क्या हुआ, बढ़ा। अगला देख लेते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण, देखिए अपचायक गुण क्या होता है, तो कोई भी जो परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है अपचायक गुण। वही उसका अपचायक गुण कहलाता है कि वो कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है और त्याग कर दूसरों को दे रहा है, तो उतना ज्यादा उसका अपचायक गुण होगा। तो ये जो धात्विक गुण का हमने क्रम बताया, धात्विक, वही समझ लीजिए अपचायक गुण का भी क्रम है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें उतना ज्यादा धातु के गुण होंगे और उसमें अपचायक क्षमता भी उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यही चीज इस पर भी लागू होता है। वही जो अधात्विक है, अधात्विक जो है उनका जो क्रम है यहाँ पर, उसके ऊपर निर्भर करता है आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण, तो ये निर्भर करता है उसके ऊपर, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और कुछ रासायनिक गुणधर्मों में भी कुछ आवर्त प्रकृति देख लेते हैं। रासायनिक गुणधर्मों में हम लोग आवर्तिता देख लेते हैं। तो देखिए रासायनिक गुणधर्मों में हम लोग आवर्तिता देखते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रकृति। अब देखिए किसी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है आपको पता है कि वो उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है, तो इसीलिए हम लोग इसके अंतर्गत देख लेंगे संयोजकता में आवर्तिता, कि संयोजकता में किस प्रकार आवर्तिता होती है। अगर वो अच्छे से मालूम चल जाए तो रासायनिक गुण भी अपने आप मालूम चल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग संयोजकता देखने वाले हैं उसमें आवर्तिता वो केवल देखेंगे वो जो है कि यस और पी ब्लॉक के तत्वों में, डी और एफ की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो यस और पी ब्लॉक में आप देखिए कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो वर्ग 1 आता है, 2 आता है, फिर आपका आता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनके ही संयोजकता के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग जो संयोजकता निर्धारित करते हैं, जनरली जो संयोजकता निर्धारित करते हैं वो हाइड्रोजन के सापेक्ष निर्धारित करते हैं। किसी भी तत्व की जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष निर्धारित करते हैं या ऑक्सीजन के सापेक्ष निर्धारित करते हैं। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के सापेक्ष जो है इसकी संयोजकताएं हम लोग निर्धारित करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर इनकी निर्धारित किया जाए तो इनकी संयोजकताएं जो होती है वो 1 होती है, इनकी होती है 2, और इनकी जो होती है 3, इनकी होती है 4, इनकी जो संयोजकता होती है वो 3 हो जाती है, 2 हो जाती है, 1 हो जाती है, इनकी 0 हो जाती है। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के सापेक्ष हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के सापेक्ष इनकी संयोजकता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होती है। ठीक है। और इसकी 0 होती है। ठीक है, इसकी 0 होती है क्योंकि ये जनरली जो है इनके साथ क्रिया नहीं करता है। कुछ होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, नीचे वाले जो कुछ उत्कृष्ट गैसें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर विचार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इनकी जो संयोजकताएं हैं, इनकी जो संयोजकता है इन वर्गों की, इनकी जो संयोजकता है वो देखेंगे कि इस पहले वर्ग की 1 है, दूसरे वर्ग की 2 है, तीसरे वर्ग की 3 है, चौथे वर्ग की 4 है, और पांचवें वर्ग की जो संयोजकता है वो 3 और जो है 5 है, और छठवें वर्ग जो 15वें वर्ग की ये है, और 16वें वर्ग की जो है वो 2 और 6 है, और 17वें वर्ग की क्या है 1 और 7 है। तो इस प्रकार आपने इसका देख लिया संयोजकता, और संयोजकता में परिवर्तन देख लिया कि इस प्रकार वर्ग में चलने पर होता है, और हर एक वर्ग की यही संयोजकता आपको देखने को मिलती है। ये सामान्य संयोजकताएं हैं, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलने वाला है अगले चैप्टर में कि इनकी और भी बहुत सारी संयोजकताएं होती हैं। जैसे कि वर्ग 16 है तो इसकी संयोजकता केवल 2, 6 नहीं होती है, बल्कि 2, 4, 6 होती है। वर्ग 17 में पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकी संयोजकता 1, 3, 5, 7 ये सभी होती है। तो ये क्यों होता है ये तो हम लोग बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो सामान्य संयोजकता है वो इस प्रकार फिक्स होती है, और वर्गों की यही होती है। तो ये आपने देख लिया रासायनिक गुणधर्म में आवर्त प्रकृति, जिसमें आपने देखा संयोजकता में आवर्त प्रकृति। इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है कि आवर्त 2 के तत्वों
का असंगत व्यवहार। एक आपका टॉपिक होगा आवर्त 2 के तत्वों का असंगत व्यवहार, जिसमें आपको मिलेगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये सारी चीजें मिलेगा। और उसमें टॉपिक है कि आवर्त 2 के तत्वों में असंगत व्यवहार, कि जो आवर्त 2 के तत्व होते हैं वो बाकी जो उसके वर्ग में जो तत्व है उनसे थोड़ा सा भिन्न व्यवहार करते हैं। तो ये चीजें हम लोग आगे जब एक एक वर्ग पढ़ेंगे, जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहां उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से इनके गुण जो हैं जो वर्ग से नहीं मिलते हैं या भिन्न पाए जाते हैं, और क्यों भिन्न पाए जाते हैं, क्यों इनका व्यवहार असंगत होता है। यहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आगे आपको क्लास 11th में पढ़ना है, वहां आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। आगे देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता में आवर्तिता। तो यहाँ हमको देखना है कि जब हम चलते हैं किसी आवर्त में या किसी आवर्त में या वर्ग में चलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता उनकी किस प्रकार बदलती है, किस प्रकार उनका रासायनिक अभिक्रियाशीलता बदलता है। देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ग में, ठीक है। वर्ग में अगर हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो इस साइड वाले तत्व होते हैं, जैसे इधर क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इधर जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ये कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। और ये ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग के धनायन बनाते हैं। जितना ऊपर से नीचे जाएंगे वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी क्रियाशीलता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। तो इनकी इधर से इधर क्रियाशीलता जो होती है वो बढ़ती है। लेकिन अगर इस साइड हम लोग बात करें वर्ग 17 में या 16 में, तो वहां पर इसका उल्टा होता है। यानी अगर वहां पर हम बात करेंगे तो जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे चलने पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है सामान्यतः घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन किस प्रकार बनाते हैं। ये त्यागते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और नीचे वाले जो उनके नीचे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस कारण इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता ऊपर वालों की ज्यादा होती है और नीचे वालों की कम होती है। तो ये सिंपल है, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। इधर वाले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उस कारण उनकी क्रियाशीलता होती है। इधर वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर होती है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने में जो है किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसी अनुसार इनकी क्रियाशीलता डिपेंड करती है। इधर ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग 17 में या 16 में आपका क्रियाशीलता घटेगी और इधर जाने पर बढ़ेगी, ठीक है। और हम लोग आवर्त में देख लेते हैं, तो आवर्त में भी वही बात आने वाली है। तो आवर्त में अगर हम लोग चलेंगे तो इधर जो इस किनारे रहेगा तत्व, जो इस किनारे रहेंगे उनकी क्रियाशीलता होगी सबसे ज्यादा। फिर बीच में हम लोग जाएंगे तो फिर क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होते होते एक न्यूनतम पहुंच जाएगा, और फिर क्रियाशीलता बढ़ते बढ़ते हो जाएगा सबसे ज्यादा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आवर्त में अगर चलेंगे तो बीच में क्रियाशीलता सबसे कम होगी और किनारों पर क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। उसका भी रीजन आप जान रहे हैं कि इनकी क्रियाशीलता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण, और इनकी क्रियाशीलता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, और बीच वाले जो होते हैं वो इन्हीं का मध्यम रूप होते हैं। तो इस कारण इनकी क्रियाशीलता होती है सबसे अधिक और इनकी भी क्रियाशीलता होती है सबसे अधिक, और बीच वाले को होती है सबसे कम। तो इस प्रकार आपने समझ लिया रासायनिक अभिक्रियाशीलता। एक और पॉइंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं, वो भी आपके एग्जाम में आता है, और वो है विकर्ण संबंध। आपसे पूछा जाता है कि विकर्ण संबंध क्या है, तो बहुत सिंपली इसको बता दे रहे हैं कि देखिए जो आवर्त 2 होता है और आवर्त 3 होता है, तो इसमें कुछ तत्व होते हैं। जैसे इसमें तत्व होता है लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, ठीक है, ऐसे तत्व होते हैं। और आवर्त 3 में जो होते हैं वो आपका होता है सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आवर्त 2 के वे तत्व, ठीक है, वे तत्व या आवर्त 3 के वे तत्व जो आवर्त 2 के तत्वों के विकर्णीय अभिमुख होते हैं, यानी उनके जो विकर्ण के रूप में उनके सामने होते हैं, उनके गुण जो होते हैं, बहुत सारे गुण जो होते हैं आपस में मिलते हैं।
जैसे लिथियम जो है, लिथियम देखिए इसके विकर्ण के सामने मैग्नीशियम है, विकर्ण रूप में इसके सामने मैग्नीशियम है, और बेरिलियम के आगे एल्युमिनियम है, बोरान के आगे सिलिकॉन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिथियम के बहुत सारे गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं, बेरिलियम के बहुत सारे गुण एल्युमिनियम से मिलते हैं, बोरान के बहुत सारे गुण सिलिकॉन से मिलते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण संबंध, कि द्वितीय आवर्त के वे तत्व, ठीक है, तृतीय आवर्त के वे तत्व जो द्वितीय आवर्त के विकर्णी अभिमुख होते हैं उनके गुण उनसे मिलते हैं, और इसी संबंध को कहते हैं विकर्ण संबंध। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व, आपके सिलेबस में चैप्टर है, आगे वाले चैप्टर होंगे, तो वहां इनको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से गुण हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं, कौन कौन से गुण हैं जैसे जिससे कारण ये आपका संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार जो है कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, जो जो चीजें थी, वो हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है आपका यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक भी आपको पसंद आए होंगे और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नया चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद।